नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव को लेकर मोदी सरकार को संसद में खूब घेरने वाला है। कई सारे मुद्दे उछलेंगे, कई सारे मामलों पर मोदी सरकार को स्पष्टीकरण देना होगा और जो मामले बड़े पैमाने पर उछाले जाने वाले हैं उनमें से एक मामला है महाराष्ट्र की बिगड़ती हुई राजनैतिक परिस्थिति का। जिस तरह से महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस हुआ, जिस तरह से महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना दो फाड़ में बट गई, इन मुद्दों का कभी संसद में खास उल्लेख या जिक्र हुआ हो या बड़ा हंगामा हुआ हो, ऐसा नहीं हुआ। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसी महीने अजीत पवार ने बगावत की शरद पवार के खिलाफ और बीजेपी सरकार को समर्थन दे दिया, लेकिन पार्लियामेंट का सेशन ही नहीं था। इससे पहले शिवसेना पार्टी में जब गदर मची, उस समय भी कुछ ऐसा ही मंजर था। कुल मिलाकर विपक्ष को कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स करके मोदी सरकार को घेरने का कोई मौका खास नहीं आया, हाथ नहीं आया। अब मामला यह है कि विपक्ष इंडिया के तहत संगठित हुआ है और एनडीए को जवाब देने के लिए या फिर जवाबदेही के लिए बाध्य करने के लिए संसद में सवाल पूछने वाला है। यह बात सभी कोई जानते हैं कि अविश्वास का प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी जरूर जीतेगी, लेकिन यह बात लोगों को जानना जरूरी है कि कई मुद्दों को मोदी सरकार छुपा नहीं पाएगी और उन्हें जवाब देना पड़ेगा। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीतिक परिस्थिति को लेकर संसद में चर्चा होगी, कई सारे मुद्दे लोगों के सामने आएंगे और माना जा रहा है कि इन मुद्दों की वजह से मौजूदा महाराष्ट्र सरकार की बड़ी किरकिरी हो सकती है। आखिर कौन से मुद्दे उछल सकते हैं जिसको लेकर बीजेपी उलझ सकती है? इन तमाम मामलों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक विशेष मेहमान हैं। हमारे साथ हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट वैभव पुरोहित। वैभव पुरोहित को अक्सर आप अलग अलग टेलीविजन चैनल पर चर्चा के माध्यम से देखते हैं और वैभव पुरोहित जो है वो अलग अलग कंपनियों के साथ में एनालिस्ट का भी काम करते हैं। वैभव जी, आप क्या मानते हैं, संसद में अब जब अविश्वास प्रस्ताव आने वाला है तो क्या महाराष्ट्र ये केंद्र में होगा मणिपुर के बाद? अनम्यूट कर लीजिए वैभव जी अपने आप को। जी मयूर जी, धन्यवाद। देखिए, महिलाओं के ऊपर जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, इसके बाद महाराष्ट्र के सांसद जो है, अगर आप देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीटें अगर कहीं पर है तो वो महाराष्ट्र में है और यहाँ से हमेशा से 48 सांसद है जो चुनकर जाते हैं। यहाँ महिलाओं के मुद्दे पे अगर हम बात करें तो अभी आपको मैं कुछ समय की पहले की बात बताऊं तो एक आरटीआई फाइल हुई थी, उसमें बताया गया था पिछले 5 सालों में 140% नेशनल वुमेन्स कमीशन के पास जो रिपोर्टें दर्ज हुई है वो सबसे ज्यादा है। 140% का इजाफा हुआ है 5 सालों में। और हाँ, ये आरटीआई में रिवील हुआ था। तो ये महिला अत्याचार के मामले में, महिला अत्याचार के मामले में और भी कई सारे मुद्दे, जैसे अगर आपको कुछ समय अगर आप याद करो तो चर्चगेट में एक मुद्दा हुआ था, जहाँ चर्चगेट में हुआ था, फिर एक पुणे में एक मुद्दा हुआ था, फिर उसके बाद मीरा रोड में एक मुद्दा हुआ था। और हाल ही में अगर हम एक हाई प्रोफाइल केस की बात करें तो किरीट सोमैया का भी मुद्दा को भी सदन में उठाया जा सकता है। हालांकि हमें इसमें देखना होगा कि कौन नेता है जो हमेशा से
इन विषयों पर अपनी चर्चाएं जो अपने आप को हमेशा महिलाओं के मुद्दे पे आगे रखते, तो हमें ध्यान रखना होगा कि सुप्रिया सुले एनसीपी की जो नेता है, ये एक वो नेता है जो हमेशा से महिलाओं से महाराष्ट्र में जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनके ऊपर बड़ी प्रखर से अपनी आवाज बुलंद रखती है कि इन्होंने, ये वही एकमात्र नेता है एनसीपी में जिन्होंने अजित पवार के बगावत के बाद 33% महिलाओं को टिकट दिया जाए। ये उन्होंने अपने मंच, खुले मंच से इन्होंने ये कहा भी था। इसके साथ ही कई सारे मुद्दों पर ये एनसीपी एनसीपी जो है वो इन्हें घेर सकती है केंद्र सरकार को। अब दूसरे जो लोग हैं जो जिन्हें हमें लग रहा है, जो हमें लोग सुनना चाहेंगे, वे है संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी। ये भी महिलाओं के मुद्दे पर ये बड़ी खुलकर बोलेंगे। इन्हें भी सरकार को घेरने का मौका मिलेगा। प्रियंका चतुर्वेदी ने तो खुद कांग्रेस इस वजह से छोड़ी थी कि उनके ऊपर कुछ हुए थे, टॉर्चर हुए थे, इस वजह से वो उस पर सुनवाई नहीं हो रही थी, इस वजह से उन्होंने नाराज होकर कांग्रेस छोड़ी थी। तो वे खुलकर इस मुद्दे पे बोल सकती है। कुल मिला के विपक्ष के पास महाराष्ट्र के मुद्दों पर लेके अगर हम बात करें तो घेरने के लिए, बैकफुट पे डालने के लिए भाजपा और स्टेट राज्य सरकार दोनों के लिए एक मौका है। और वो मुद्दे हैं जो अभी राजनीतिक उठापटक के बीच उठाए नहीं जा सके, लोगों के बीच में जा नहीं सके, बात नहीं हो पाई। तो ये वो सारे मुद्दे हैं। अच्छा, एक पॉइंट है जो मैं आपको रखना चाहता हूँ। नितिन गडकरी नितिन गडकरी के बारे में भी लोग सुनना चाहेंगे, क्योंकि ये आरएसएस से करीबी माने जाते हैं और कहा जाता है कि इनके विपक्ष के भी बड़े मधुर संबंध है। और ऐसा माना जाता है कि जब ये बोलते हैं तब विपक्ष इनका विरोध नहीं करता। तो ये इंटरेस्टिंग होगा कि महाराष्ट्र के मुद्दे पे कि जब मणिपुर पे जब चर्चा होती है तो महाराष्ट्र के जो सांसद है वे किस प्रकार से अपने पॉइंट्स रखते हैं सदन के पटल पर, और कितना असर डालते हैं। वैभव, हमने एक चीज देखी कि ये जो भी नेता हैं जिनके साथ में धोखाधड़ी हुई है, चाहे वो शरद पवार हो या फिर उद्धव ठाकरे हो, ये जनता के सामने अलग अलग मंच के माध्यम से, अपने अखबार के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर रैली और सभाओं के माध्यम से अपने मुद्दों को जनता के बीच रखते आए हैं। और वो लोगों के साथ, लोगों के सपोर्ट के साथ, दोनों ही, यानी कि उद्धव ठाकरे कैंप और शरद पवार कैंप, ये दोनों ही अपने पक्ष को नए सिरे से बांध रहे हैं, नए सिरे से इसे उबार रहे हैं और पुराने नेताओं को छटक रहे हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि संसद में जो मुद्दे उठाए जाएंगे उससे महाराष्ट्र के युवाओं पर असर पड़ेगा, या महाराष्ट्र के युवा इन मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए कोई फैसला ले सकते हैं जिससे शरद पवार और उद्धव ठाकरे को सपोर्ट मिले? देखिए, अक्सर ये होता है जो मुद्दे सांसद जो पार्लियामेंट में रखते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में रखते हैं, ये एक पार्टी का स्टैंड होता है। तो अक्सर जो पार्टी का स्टैंड सदन के अंदर होता है वो वही मुद्दों पर बाहर बात करते हैं। इन मुद्दों को उन्हें आगे बढ़ाने में भी एक बेनिफिट मिलेगा कि हमने सदन में भी ये मुद्दा उठाया है लोगों के कनेक्टिविटी के लिए। लोगों की कनेक्टिविटी में जब उद्धव ठाकरे और शरद पवार कहेंगे तो कितने परसेंट लोग प्रभावित होंगे ये नहीं कह सकते, लेकिन निश्चित तौर पर यह बात मैं कह सकता हूं, जो मुद्दे उनके सांसद विधानसभा, राज्यसभा और ये लोकसभा में उठाते हैं, वही मुद्दे ज्यादातर पार्टियां अपने उनका आधिकारिक स्टैंड मान के, क्योंकि सब कुछ रिकॉर्डेड रहता है, स्टेटमेंट्स वो होता है, इसलिए वो मान के आगे बढ़ेंगे, ये मेरा मानना है। और कितने कनेक्टेड होते हैं, कितने लोग वोट कर पाते हैं, ये एक अलग विषय है, लेकिन ये निश्चित तौर पर ये पार्टी का स्टैंड है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वैभव, आपने डिटेल में बताया कि संसद में क्या हो सकता है। दोस्तों, मामला यह है कि संसद में विपक्ष ने अविश्वास का प्रस्ताव डालकर सबसे बड़ा हुकुम का इक्का जो है वो पटल पर रख दिया है।
जाहिर सी बात है, मामला भले ही मणिपुर का हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाद जिस राज्य में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट है, ऐसे महाराष्ट्र के मुद्दों को भी ढंग से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के रूप में लोकसभा में उठाए जाएंगे। और महाराष्ट्र में जो ऑपरेशन कमल हुआ है, उस मामले को लेकर राजनीति का अधःपतन किस स्तर तक हुआ है, ये लोगों के सामने ले जाने का प्रयत्न विपक्ष जरूर करेगा। जैसे कि हमारे गेस्ट ने कहा, वैभव पुरोहित ने, कि महाराष्ट्र में महिलाओं पर जो उत्पीड़न हुआ उसकी संख्या में 140% जितना उछाल आया है, तो ये सारे मामले भी होंगे। लेकिन कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि भले ही महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी ने अपना दम दिखा दिया हो और सत्ता में वापसी कर ली हो, लेकिन नैतिकता और दूसरे मामलों को लेकर संसद में विपक्ष को जवाब देना, ये मौजूदा बीजेपी सरकार के लिए संसद में वाकई में एक टेढ़ी खीर है, एक मुश्किल काम होगा। देखना यह है कि विपक्ष इस मौके का कितना उपयोग करती है और कितनी सफल हो पाती है।